जय हिंद। आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में जो साइंस के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो किस पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। मोस्टली जो सवाल देखने को मिला वो एनसीईआरटी से ही मिला, और वो भी क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है साइंस का और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है उसी से ये सारे सवाल जो आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे सवाल जो है इसी पुस्तक से देखने को मिला है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं और कैसा कैसा सवाल पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 के बात करें, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 यू है। यदि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। वो तो देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 9 में पेज नंबर आप 38 में जाकर के आप देख सकते हैं। पेज नंबर 38 में जाकर के देख सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आइएगा उदाहरण 3.1 है ना, उसमें आपको हाइड्रोजन के यहाँ बी में है ना HNO3 में देखने को मिलेगा कि इसी में दिया गया था इसमें कि हाइड्रोजन का 1 एयू होता है और ऑक्सीजन का 16 एयू होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो आपको मिल रहा है इसका 14 यू होता है ना। थोड़ी सी हम लोग इधर देख लेते हैं। आपको यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर था एनसीईआरटी में कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 यू होता है ना। जैसे HNO3 है, HNO3 है, तो टोटल जो है वो 63 यू है ना। जिसमें अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन का दिया हुआ था कि हाइड्रोजन का जो है 1 एयू होता है और ऑक्सीजन का 16 या 48 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा नाइट्रोजन का वो 14 हो जाएगा। तो इसमें ये आंसर आपका राइट है। और कहाँ हमको देखने को मिला तो क्लास 9 में पेज नंबर 38 से, पेज नंबर 38 में ये सवाल था। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, है ना। चलिए इसका भी हम आंसर देखेंगे। इसका आंसर कहाँ था, आपको देखिए क्लास 10 के पेज नंबर 195 है ना, साइंस पुस्तक जो है क्लास 10 का जो साइंस पुस्तक है उसमें उसमें पेज नंबर 195 पे ये सवाल था कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। तो इसका राइट आंसर जो था 1 ओम था। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है। परमाणु का आमाप मतलब परमाणु की त्रिज्या को निर्धारित करता है ना। तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। कहाँ पे मिलेगा हमको, देखिएगा थोड़ा सा, नाभिक की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी होता है ना। ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहता है, और यही जो है वो त्रिज्या बनाता है। परमाणु की त्रिज्या जो है यही इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहता है यही बनाता है। तो ये आपको भी ये एनसीईआरटी के ही चैप्टर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संरचना अमीबा को उसके खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है ना। तो इसका तो आंसर क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। अब इसका आंसर कहाँ था, तो क्लास 9 के पेज नंबर 58 में साइंस पुस्तक के क्लास 9 और पेज नंबर 58 में देखने को मिला। यहाँ पे देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, और ऐसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अमीबा अपना भोजन जो है वो इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या है, कोशिका झिल्ली, है ना। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य ग्रहण से करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अमीबा अपना भोजन जो है इसी प्रक्रिया द्वारा करता है ना। तो कोशिका झिल्ली को ही हम अलग नाम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, अम्ल क्षारक अभिक्रिया में निम्नलिखित में घ्राण सूचक के रूप में कार्य करता है ना।
इसका आंसर कहाँ, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो क्लास 10 के पेज नंबर 20 चैप्टर, पेज नंबर 20 और क्लास 10 के साइंस पुस्तक में देखने को मिलेगा। इसमें रंग परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो बारीक कटे हुए प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक थैले में लीजिए और थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक के जांच के लिए किया जा सकता है। तो यही बात है कि प्याज को क्षारक के गंध में बदल देता है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया को जानने में, है ना। और ये कैसा सूचक है, तो एक प्रकार के घ्राण सूचक है। तो ये सवाल भी एनसीईआरटी का ही था। नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की ओर देखेंगे। जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो पीड़कनाशी जो पाया जाता है वो तृतीय उपभोक्ता में पाया जाता है। इसका आंसर कहाँ था, ये देखिए, हमारे शरीर यानी हम किस उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता है। हम लोग किस में उपभोक्ता में आएंगे, तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। तो हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका भी आंसर कहाँ मिलेगा, तृतीय उपभोक्ता, और क्लास 10 के पेज नंबर 234 में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र के किस हिस्सा में होता है ना। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी नली में। ये कहाँ आपको मिलेगा, तो ये आपको क्लास 10 और पेज नंबर देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 136, मानव में जनन, है ना। चैप्टर का नाम है मानव में जनन। ये चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर, है ना। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिवर्तित अंडे होते हैं और यौनारंभ में इन्हें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह के अंडे परिपक्व होते हैं और महीन अंडवाहिका तथा फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिकीय गर्भाशय ले जाए जाते हैं और दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर के लचीली थैलानुमा संरचना निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो इसमें क्या बोल रहा था कि अंडाशय जो है वो कहाँ जाकर के निषेचन करता है, तो फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे। एक समान त्वरण के लिए भी एवं टी ग्राफ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है ना। तो इसमें क्या आंसर दिया है कि भी और टी ग्राफ सदैव वक्रित होता है। तो यही कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिएगा आप एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 89 और क्लास की बात करें तो क्लास है 9, कक्षा 9 के बुक में, साइंस के बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 89, यहाँ पे नजर आ रहा होगा थोड़ी सी, है ना। इसमें दिया गया था कि एक समान त्वरण की गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है ना। कैसा होता है, ये एक सरल रेखा में होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि भी और टी का ग्राफ सदैव वक्रित होता है। तो यही कथन क्या है हमारा, गलत है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कई किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ रही है तो अपवर्तित किरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वे लेंस के विपरीत पक्ष में एक बिंदु से अभिसारित होता है। इसका आंसर कहाँ हमें देखने को मिला, तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 अध्याय 10 और पेज नंबर 169 पे ये इसका आंसर था, जिसमें यहाँ पे लिखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपरिवर्तित होने के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस पे अभिसारित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरण जाते हैं वो अपरिवर्तित होने के बाद एक जगह क्या हो जाते हैं, अपसरित हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे।
है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में शामिल होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में शामिल होता है। तो देखिएगा इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी अणु में उपस्थित एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना। तो राइट आंसर इसका क्या है, ये है कि एक परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका भी आंसर हमें एनसीईआरटी की किताब से ही देखने को मिला। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो क्लास 10 में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म कर दिया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ परिवर्तनों के सबसे नगीट वर्णन में किस कथन में मिलता है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बन जाता है ना। तो इसका आपको आंसर कहाँ मिलेगा, आप इसका भी आंसर आप एनसीईआरटी में ही देख सकते हैं, जिसमें रसायन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण एवं उन मूल पदार्थों के भिन्न होते हैं जिससे वे बने होते हैं, है ना। तो ये होगा रसायन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है और गुण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग गुण वाला हो जाता है। जैसे यहाँ सल्फर का चूर्ण मिला और लोहे के बुरादा मिला था और गर्म होकर के लोह का ऑक्साइड नया पदार्थ बन गया और इसका गुण भी अलग होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। तो उत्प्लवित घनत्व मापी यानी हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर जो है वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव द्वारा उसके ऊपर एक बल लगाया जाता है, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। ये किस सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस पर लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल द्रव को विस्थापित भार के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन मानव पुरुष में लैंगिक परिवर्तन का भाग माना जाता है ना। तो लैंगिक परिवर्तन में देखेंगे तो आवाज में भारीपन देखने को कहते हैं, आवाज में भारीपन, है ना। तो ये लैंगिक परिवर्तन में क्या होता है कि आवाज में आपको भारीपन देखने को मिलेगा। ये भी आपको पेज नंबर 156 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, सारे जो सवाल थे वो एनसीईआरटी से ही पूछे हुए थे, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सवाल को एनसीईआरटी बुक से बता दिया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको आपकी डिमांड को पूरा करेंगे, है ना। और सारा का सारा जो है एनसीईआरटी का टोटल A to Z कहाँ से पूछा गया है वो हम आपको बताएंगे।